बात अब लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर हुए मिडनाइट ड्रामे की। कल देर रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पर पुलिस की तलाश पर घमासान छिड़ गया। मुनव्वर राणा ने बिना सर्च वारंट पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। मुनव्वर राणा की बेटियों ने वीडियोज भी बनाए, जिसे लेकर पुलिस से बहस भी हुई। बताया जा रहा है कि रायबरेली फायरिंग मामले में पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को तलाश करने आई थी। 28 जून को रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर फायरिंग हुई थी। उस वक्त मुनव्वर राणा के बेटे वहां मौजूद थे, उनकी गाड़ी वहीं थी। तभी कुछ शूटर आए, गाड़ी के आसपास मंडराए और फिर पेट्रोल पंप के गेट पर गोली बरसाकर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए शूटर्स के बयान पर पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे को तलाश करने आई थी। आरोप है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई और चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलवाई। लेडी कांस्टेबल उन्होंने फोन छीना था, नाम और नंबर चाहिए, हम बता रहे हैं। नाम मत समझिए, हमारे घर में कोई मेल नहीं है, आपसे खत्म हो गया क्या? आपको थोड़ा से आप हमारी नहीं, हमें कोई आप सर क्रिमिनल वाली बात कर रहे हैं। आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। कोई क्रिमिनल आप इनको इतनी रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। हर जगह तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे हैं। इतनी कुछ भी नहीं दिखाएंगे। लेडी कांस्टेबल उन्होंने फोन छीना था, नाम और नंबर चाहिए, हम बता रहे हैं। नाम मत समझिए, हमारे घर में कोई मेल नहीं है, आपसे खत्म हो गया क्या? आपको थोड़ा से आप हमारी नहीं, हमें कोई आप सर क्रिमिनल वाली बात कर रहे हैं। आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। देर रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पर पुलिस की टीम जब पहुंची तो इसी मामले को लेकर ये घमासान छिड़ गया। परिवार आरोप लगा रहा है कि बिना सर्च वारंट पुलिस पहुंची, लेकिन वहीं पुलिस का ये कहना है कि जिन आरोपियों को पकड़ा उनसे जो जवाब मिले उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची। इस बीच मुनव्वर राणा की बेटियों ने वीडियो भी बनाए, जिस पर बहस भी आपको दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि रायबरेली फायरिंग मामले में पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को तलाश करने आई थी। 28 जून को रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर फायरिंग हुई थी। उस वक्त मुनव्वर राणा के बेटे वहां मौजूद थे, उनकी गाड़ी भी वहां थी। और तभी जब कुछ शूटर्स आए, गाड़ी के आसपास मंडराए और फिर पेट्रोल पंप के गेट पर गोली बरसाकर फरार हो गए। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ लाए हैं? कुछ नहीं, पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। रुक करते हैं अगली खबर का। बात जम्मू की, जहां आज फिर ड्रोन दिखाई दिया। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर के पास ये ड्रोन दिखाई दिया। ड्रोन दिखने की घटना सुबह 5:20 पर हुई। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग होते ही ये ड्रोन गायब हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 5 से 6 दिनों में जम्मू में जिस तरह से संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक ये घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर इसका मकसद क्या है? ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कहां वापस लौट रहे हैं? इसकी शुरुआत हुई थी रविवार से, जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए थे और उसके बाद से एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं सामने आई हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है। और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं
वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। और अब बड़ी खबर कश्मीर से। पुलवामा के हाजिन राजपोरा में हुए एनकाउंटर में सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर है। कल देर शाम 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बल के जवान पुलवामा जिले के राजपोरा के हाजिन गांव पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने जब आतंकवादियों को घर में घेरा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर अभी जारी है। 3 से 4 आतंकवादियों के यहां पर छिपे होने की खबर है। कल शाम से ही ये मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन बेहद दुखद, इसमें एक जवान शहीद हुआ है। इस इलाके को सुरक्षा बलों ने अब घेर लिया है। आतंकवादियों की तलाश इस इलाके में जारी है। हाजिन में कल शाम से ही ये मुठभेड़ चल रही है। कल देर शाम 3-4 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान इस इलाके पहुंचे और पुलवामा जिले के राजपोरा का ये हाजिन गांव है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। जुलाई के आगाज के साथ ही महंगाई की नई किश्त भी लोगों को परेशान करने के लिए तैयार है। 1 जुलाई से बहुत कुछ महंगा हो गया। इसके अलावा भी जुलाई की पहली तारीख इनकम टैक्स से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक कई तरह के बदलाव साथ लेकर आई है। जुलाई का आगाज कई तरह के बदलावों के साथ हुआ है। एक तरफ जहां कई तरह की महंगाई की किश्त ये महीना साथ लेकर आया है, वहीं कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी तरह के बदलाव भी इसी महीने से होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई से क्या क्या महंगा होगा। अमूल का दूध 1 तारीख से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। होम अप्लायंसेज में महंगाई की शुरुआत Xiaomi के स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन की कीमतों में 3 से 6% की बढ़त के साथ शुरू हो रही है। मारुति की कारों और हीरो की बाइक स्कूटर के दाम में 1 जुलाई से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। SBI के ATM से 4 बार के बाद पैसे निकालने पर हर बार 15 रुपए और अलग से GST देना होगा। IDBI बैंक साल में केवल 20 पन्नों की चेकबुक फ्री देगा, जिसके बाद हर एक चेक के लिए 5 रुपए देने होंगे। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कारोबारी खरीद पर अब 0.10% TDS काटा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा परेशान फिलहाल तो दूध के दाम करेंगे। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान आम लोग तो इस फैसले से बेहद नाराज हैं। महंगाई के अलावा भी कई और तरह के बदलाव 1 जुलाई से आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। सिंडिकेट बैंक समेत कुछ और बैंकों के ग्राहकों का IFSC कोड 1 जुलाई से बदल जाएगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन लागू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल न करने पर 50 गुना ज्यादा TDS चुकाना होगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए RTO जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही घर से टेस्ट दिया जा सकेगा और पास होने पर घर पर ही लाइसेंस बनकर आ जाएगा। हालांकि 1 जुलाई से शुरू हुई तिमाही में छोटे बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर घटने की आशंका थी, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि 30 सितंबर तक मौजूदा ब्याज दरें बरकरार रहेंगी, जो छोटी जमा योजनाओं वालों के लिए बड़ी राहत होगी। आज तक ब्यूरो। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर लगातार नई स्टडीज सामने आ रही हैं। ब्रिटेन की एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की डोज 1 महीने के अंतर पर देने से कोविड से बचाव हो सकता है। करीब 800 लोगों पर प्रयोग के बाद ये दावा किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के असर पर कई स्टडीज चल रही हैं। लगातार इनकी रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं, जिनमें वैक्सीन के ज्यादा असरदार होने के तरीके का भी जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा चिंता की वजह बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट, और एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मेड इन इंडिया कोवैक्सीन इस पर काफी प्रभावी है। अब ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अगर एक डोज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की बनाई वैक्सीन की और दूसरी डोज फाइजर बायोटेक की टीके की लगाई जाए तो काफी बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। रिसर्च के मुताबिक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में कौन सी वैक्सीन पहले लगाई गई और कौन सी बाद में। हालांकि स्टडी अब तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वैक्सीन की मिक्स्ड डोज के दौरान पहले फाइजर और बाद में एस्ट्राजेनिका का टीका दिया जाए, या फिर इसके उलट क्रम में दोनों ही तरह के प्रयोग में पता चला कि इससे कोविड के वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ काफी ज्यादा एंटीबॉडी बनती है। प्रयोग के दौरान दोनों वैक्सीन के डोज में 4 हफ्ते का अंतर रखा गया था। वायरस का स्पाइक प्रोटीन संक्रमण फैलाने और इम्यून सेल्स में घुसने में मदद करता है।
मौजूदा वैक्सीन इसी के खिलाफ काम करती है। लांसेट प्री प्रिंट सर्वर पर पोस्ट की गई एक स्टडी में एस्ट्राजेनिका, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, और फाइजर वैक्सीन का संभावित शेड्यूल पब्लिश किया गया है। इस शेड्यूल का इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ किया जा सकता है। इस स्टडी के तहत 2 वैक्सीन के मिक्स्ड एंड मैच नतीजे का मूल्यांकन किया गया। इसमें देखा गया कि दोनों वैक्सीन को बदल बदल कर किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्टडी 830 लोगों पर की गई, जिनमें से 463 को 28 दिनों के गैप में वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हाल कुछ ऐसा है कि शहर शहर गर्मी ने जबरदस्त कहर मचा रखा है। जुलाई में आसमान से बारिश की बूंदें नहीं बरस रही हैं, लेकिन सूरज आग बरसा रहा है। उत्तर भारत में लू के थपेड़े चल रहे हैं। दिल्ली में गर्मी हर दिन नया रिकॉर्ड पार कर रही है। दिल्ली के मंगेशपुर में पारा 45 डिग्री पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर भारत के कई शहर गर्म हवा की भट्टी बने हुए हैं। इतनी गर्मी है कि कूलर और एसी तक फेल दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर इस समय तक इन इलाकों में मानसून की बारिश हुआ करती थी, लेकिन मौसम विभाग ने सावधान कर दिया है कि अभी देर है, और ये देर कितनी होगी, यानी कितने दिन बाद मानसून से कुछ राहत मिल पाएगी, ये अभी तक साफ नहीं है। जयपुर, भोपाल, दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़, उत्तर भारत के इन तमाम इलाकों में हालात इस वक्त बेहद खराब हैं। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं गर्मी के, और इस बीच लोगों को इंतजार है मानसून की फुहारों का। शायद उससे कुछ राहत मिल पाए, लेकिन मौसम विभाग से जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अभी इससे राहत के आसार दिखाई नहीं देते हैं। आपको हम दिखाते हैं दिल्ली के उन 4 वेदर स्टेशंस का हाल जहां पारा 44 और 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मंगेशपुर में पारा 45 डिग्री पर पहुंच गया। पीतमपुर में 44.3 डिग्री, तो वहीं नजफगढ़ में 44 डिग्री, और वहीं रिज इलाके में ये तापमान 43.9 डिग्री तक दर्ज किया गया है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि दिल्ली में सिर्फ सफदरजंग स्टेशन में दर्ज तापमान को मान्यता मिलती है, और ऐसे में मंगेशपुर में दर्ज तापमान की बजाय दिल्ली का तापमान वही माना जाता है जो सफदरजंग में दर्ज किया गया। लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली तंदूर की किसी भट्टी की तरह इस वक्त दहक रही है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर, जुलाई में मई जून का कहर। तस्वीरें गवाह हैं, सुबह सुबह दिल्ली में हीट वेव से कर्फ्यू के हालात है। कनॉट प्लेस की सड़कें सूनी हैं। सुबह के सूरज में दोपहर जैसी भयंकर तपिश है। दिल्ली में गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को दिल्ली का तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया। जुलाई 2012 के बाद ये पारे की सबसे ऊंची छलांग है। वहीं तंदूर बनी दिल्ली को जल्द राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है, 7 जुलाई से पहले मॉनसून की संभावना नहीं है। इंडिया गेट की आज की तस्वीरें देखिए। आमतौर पर यहाँ सुबह के वक्त वर्जिश करने वालों की भीड़ रहती है, मगर गर्म हवा को देखते हुए लोगों की यहाँ आने की हिम्मत तक नहीं पड़ी। राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाली सड़क जैसे दहक रही है। सड़क से लेकर आसमान तक ऐसी लहर चल रही है मानो दिल्ली तंदूर की भट्टी बन गई है। राजधानी दिल्ली इन दिनों चिलचिलाती गर्मी से जूझ रही है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको सुबह के वक्त की दिखाएंगे, जहां अमूमन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पर नज़र आती है, लेकिन वीकेंड होने के साथ साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं, गर्मी ने कनाडा और अमेरिका को भी झुलसा रखा है। कनाडा के लिटन शहर में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं जंगल की आग उसे 50 के पार ले जाने पर तुली है। दिल्ली में गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो कनाडा की गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में 3 दिन से जबरदस्त लू का प्रकोप है। अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी से कुछ राहत की उम्मीद है, लेकिन मानसून की देरी के बीच भयंकर गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है।
दिल्ली में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकार कहती रह गई कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, मगर दिल्ली वाले नहीं माने। लेकिन जो काम कोरोना का डर नहीं कर पाया, महामारी को लेकर जागरूकता न कर सकी, वो काम दिल्ली की गर्मी ने चुटकियों में अंजाम दे दिया। दिल्ली की जिन सड़कों पर लोगों की भीड़ रहती थी वो सुनसान है। रिकॉर्ड गर्मी का खौफ इतना ज्यादा है कि आजकल लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोचने लगे हैं। दिल्ली में बुधवार को साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। बुधवार को दिल्ली में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 60 डिग्री ज्यादा था। मतलब आम दिनों में दिल्ली में तापमान 36 से 37 डिग्री रहता था, लेकिन दिल्ली वाले 43 डिग्री का टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। इसका असर ये हुआ कि दिल्ली में भयंकर गर्मी से बिजली की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मंगलवार के दिन बिजली की डिमांड 6,592 मेगावाट थी, जो बुधवार को बढ़कर 6,921 मेगावाट और गुरुवार को ये 7,026 मेगावाट तक पहुंच गई। मैदानी इलाके में पारे के 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर लू चलने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है। दिल्ली में गर्मी के बीच लू के थपेड़े लोगों पर हंटर की तरह पड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली वालों को सूरज आखिर क्यों जला रहा है, तो इसकी वजह मानसून का मूड है, जो फिलहाल बिगड़ा हुआ है। और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य गर्मी की भट्टी में जलने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि तापमान के सामान्य से 7 डिग्री ऊपर जाने की वजह क्या है, तो इसके जवाब में मौसम विभाग पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को दोषी मानता है। यानी दिल्ली की तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों में मानसून का इंतजार बढ़ सकता है, जिसके लिए 15 जून से अरब सागर में उठे 4 पश्चिमी विक्षोभ को दोष दिया जा रहा है, जिन्होंने मानसून की लय बिगाड़ दी। अब सवाल यह है कि इस गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की बारी कब आएगी, इस बारे में मौसम विभाग से अच्छी खबर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों को बारिश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। आखिर देश में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश क्यों हो रही है। बिहार में 20-21 जून से लगातार बारिश हो रही है, जिससे चंपारण, मुंगेर और लालगंज के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। अगर बात दिल्ली की करें तो जून महीने के 6 दिनों में 70 मिलीमीटर बारिश यहाँ होती रही है, लेकिन इस बार उससे आधी बारिश भी नहीं हुई। जानकार कम ज्यादा बारिश वाले मौसम के इस बदलते व्यवहार को अच्छा संकेत नहीं मानते, क्योंकि इससे बारिश के दिन कम होते जा रहे हैं और अब कम दिन में ज्यादा बारिश हो रही है, जिसने देश भर में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की हालत पैदा कर दी है। दिल्ली से कुमार कुणाल, आशुतोष मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह, लखनऊ से संतोष कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली गर्मी से झुलस रही है। दोपहर की बात छोड़िए, रात और सुबह में भी लू चल रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव का ऐलान कर दिया है। मानसून में देरी से गर्मी का कहर जारी रहने के आसार हैं। तप रही है देश की राजधानी दिल्ली। पारा लगातार 40 डिग्री के पार चढ़ा हुआ है। न दिन में चैन, न रात में आराम, बस हाय गर्मी, उफ गर्मी, मार डालेगी ये गर्मी। ये वो वक्त है जब दिल्ली में मानसून की झमाझम बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय आसमान से बारिश की बूंदें नहीं, सूरज से आग बरस रही है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिल्ली एनसीआर में दिन भर गर्म हवाओं और चिलचिलाती गर्मी से जान हलक में फंसी तो रहती ही है, रात में भी तापमान राहत नहीं दे रहा। जी हाँ, दिक्कत यह है कि सूरज ढलने के बाद भी तपिश इतनी कि पंखा कूलर सब बेअसर। अगर बिजली चली गई तो एसी भी बेकार। हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि रात के अंधेरे में चढ़ते पारे का गर्म खेल। दिल्ली में 29 जून को रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 30 जून को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, यानी एक दिन में 2 डिग्री से ज्यादा का इजाफा। पारा का आंकड़ा साफ बता रहा है कि रात में भी गर्मी से लोगों को छटपटाहट हो रही है।
में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको सुबह के वक्त की दिखाएंगे, जहां अमूमन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पर नज़र आती है, लेकिन वीकेंड होने के साथ साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त दिल्ली का जो तापमान है वो 34 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को इस चिलचिलाती गर्मी और जो लू है उससे फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाए तो रात में भी हालत बेहद गर्म और परेशान करने वाले होते हैं। दिल्ली एनसीआर में दिन में भी पारा पिछले 5 दिनों से लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। 27 जून को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। 28 जून को 1 डिग्री बढ़कर 41 डिग्री, 29 जून को और ऊपर चढ़ा पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, तो 30 जून को 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। 1 जुलाई को दिल्ली के रिज इलाके में तो तापमान 43.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो जुलाई के महीने का एक रिकॉर्ड है। दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट वेव की घोषणा कर दी है। ऐसे परेशान करने वाले हालात तब बनते हैं जब किसी शहरिया इलाके में अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री से अधिक हो, जब तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री ज्यादा हो। जी हां, और ये सभी परिस्थितियां दिल्ली में मौजूद हैं और राजधानी में 24 घंटे का समय चक्र पसीना बहाते बीत रहा है। सुबह भी गर्मी, दोपहर में भी हाय तौबा, रात में भी बेचैनी, आंख खुलते ही गर्म हवा के थपेड़ों से सामना। बीते 2 दिनों के लिए दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया था। बुरी खबर यह है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद ही दिल्ली में मानसून की बारिश के दर्शन की संभावना है। मतलब राहत भरे थोड़े ठंडे दिनों का इंतजार अभी लंबा चलेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो मानसून में हो रही देरी ने लोगों को अलग से लाचार कर दिया है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में ही हालात नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जबरदस्त गर्मी की मार झेल रहे हैं। इन इलाकों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, जम्मू, चूरू, रोहतक, अमृतसर, लखनऊ, इन तमाम शहरों में तस्वीर लगभग दिल्ली जैसी ही दिखाई देती है। इंतजार इस बात का कि मानसून की फुहारों से कुछ राहत मिले, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि अभी भी मानसून से राहत मिलने में कुछ वक्त बाकी है, यानी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अभी कुछ दिन और आपको झेलनी पड़ सकती है। पिछले काफी समय से पूरी दुनिया में वैक्सीन पासपोर्ट की बात हो रही है, खासतौर पर अमीर देश जिन्होंने अपनी बड़ी आबादी को टीका लगा दिया है, वो अब अपने देश में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन को मुख्य आधार बनाने में लगे हैं। यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाएं, जो यूरोप के 27 देशों का एक ब्लॉक है और इन देशों के लिए एक साथ फैसले लेता है, उसने यूरोप में आने जाने के लिए ग्रीन पास का सिस्टम बनाया है, जो लागू भी हो गया है। एक ही वैक्सीन, एक ही फॉर्मूला, एक जैसी क्वालिटी, एक जैसा काम, लेकिन बस नाम अलग है, ब्रांड अलग है। तो क्या इंडिया वालों को आने जाने से रोका जाएगा? यूरोपियन यूनियन जैसों की मनमानी को मुंहतोड़ जवाब मिला है। 27 देशों के यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पास के लिए कोविशील्ड को नहीं माना, कोवैक्सीन को नहीं माना, तो भारत ने भी सीधी चेतावनी दे दी कि अगर भारत के टीकों को मान्यता नहीं मिलेगी तो वो भी यूरोप से भारत आने जाने वालों पर सख्ती करेगा, 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर देगा। सीधा सा हिसाब है, जिसकी जो नीति होगी भारत वैसा ही जवाब देगा। यूरोपियन यूनियन पर भारत ने जैसे ही सख्ती दिखाई तो यूरोप के अलग अलग देश लाइन पर आ गए। ऑस्ट्रिया ने कह दिया, जर्मनी ने कह दिया, स्लोवेनिया मान गया, ग्रीस मान गया, आइसलैंड ने कह दिया, आयरलैंड ने कह दिया, स्पेन मान गया, स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया, एस्टोनिया ने भी मान लिया। यहां अब ट्रैवल के लिए कोविशील्ड का टीका लगवाना रुकावट नहीं बनेगा। यूरोप के 9 देशों ने अपने अपने यहां ट्रैवल के लिए कोविशील्ड को क्लियर कर दिया। एस्टोनिया ने तो ये कह दिया कि वो उन सभी भारतीयों को अपने यहां आने जाने की पूरी इजाजत देगा जिन्होंने भारत सरकार की अप्रूव की गई कोई भी वैक्सीन लगवाई हो। जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन अभी भी ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में बने वैक्सीन को अप्रूवल देगा या नहीं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बायलैटरल एजेंडा के तहत हर एक यूरोपियन कंट्री को ये कहा है कि अगर वो
भारत के वैक्सीन को क्लियरेंस देते हैं तो बदले में भारत उनके वैक्सीन को न केवल क्लियर करेगा बल्कि उनके लोग जब भारत आएंगे तो उनको क्वारंटीन से भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ये भारत की कूटनीतिक ताकत है। आगे यूरोप के बाकी देश भी मानेंगे, क्योंकि भारत ने सीधे कह दिया कि यूरोप के देश अपने अपने हिसाब से तय करें। उन भारतीयों को इजाजत दें जो यूरोप आना चाहते हैं और जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन का टीका लगवाया है, लेकिन जिस पर ईयू के ग्रीन पास के नियमों ने अड़ंगा लगाया है। महामारी के बीच यूरोप में बेरोकटोक आने जाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट जारी करने का सिस्टम बनाया है। इस सर्टिफिकेट को ही ग्रीन पास कहते हैं। इस ग्रीन पास में हर यात्री की कोविड से जुड़ी हर तरह की जानकारी होती है कि उसे कौन सी वैक्सीन लगी है, कब वैक्सीन लगी है, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कब की है, कब वो रिकवर हुआ है। ये ग्रीन पास एक तरह का वैक्सीन पासपोर्ट है। जिनके पास ग्रीन पास होगा वो यूरोप में बेरोकटोक ट्रेवल कर सकेंगे। जिनके पास ग्रीन पास नहीं होगा उन्हें यूरोप के ट्रेवल में बहुत परेशानी होगी। जैसे अगर कोई भारतीय फ्रांस गया तो उसे फ्लाइट पकड़ने से पहले नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। फ्रांस पहुंचते ही फिर टेस्ट करवाना होगा, फिर वहां 7 दिन तक क्वारंटीन होना पड़ेगा और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें 10 दिन तक सख्त क्वारंटीन में रहना होगा। हर देश के हिसाब से क्वारंटीन के नियम और ट्रैवल में प्रतिबंध होते हैं। ग्रीन पास सिस्टम यूरोप में इसीलिए बनाया गया कि ट्रैवल की इन दिक्कतों को दूर किया जाए, लेकिन इस सिस्टम में भारतीयों से भेदभाव है। क्योंकि ग्रीन पास सिस्टम के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 4 वैक्सीन को अप्रूव किया। उसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सेवरिया, फाइजर बायोएनटेक की कॉमिर्नेटी, मॉडर्ना की स्पाइकवैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसन का नाम शामिल है। इस लिस्ट में उन 3 वैक्सीन का नाम नहीं है जो भारत में इस्तेमाल की जा रही हैं, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक वी हो। इसी का भारत ने विरोध किया कि इस तरह का भेदभाव क्यों, क्योंकि जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई है वो तो ग्रीन पास सिस्टम के तहत यूरोप में ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। ये कितनी अजीब बात है कि ग्रीन पास देने वाली लिस्ट में जिस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सेवरिया वैक्सीन को शामिल किया गया, उसी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया, जबकि दोनों का फॉर्मूला एक है, वैक्सीन एक है, बस नाम अलग अलग है, मैन्युफैक्चर अलग है। Obviously, these are medical scientific issue. So that in a way, I think a medical expert would be better placed than me to respond. But based on what I understand and what I read, every approval process for vaccines must be conducted on its own merit, no matter how close the process is. And this is because vaccines are biological products. So even tiny differences in the manufacturing conditions can result in differences. So each and every product needs to undergo its own scrutiny process. ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के बड़े अधिकारियों के सामने उठाई थी। यूरोपियन यूनियन ने यह सफाई दी थी कि कोविशील्ड ने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के पास अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दी। भले ही वैक्सीन का फॉर्मूला एक हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर अलग हैं, इसलिए अलग आवेदन भी करना होगा। And based on what I read, I think I read the statement from the EMA yesterday. And so they say that they had not received a request for approval of Covishield. So I'm sure that when they receive it, they will process it based on their own internal procedures. अगर यही वजह है तो एप्लीकेशन देने और क्लियर करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी ये बना रहेगा कि आखिर वैक्सीन पासपोर्ट की इस वक्त जरूरत ही क्या है। दुनिया के अमीर देशों ने तो वैक्सीन खरीद कर अपनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दी और अब वो उन देशों पर मनमानी थोप रहे हैं जिनके पास पहले से ही वैक्सीन की किल्लत है। और दूसरी बात यह है कि जो भी वैक्सीन वो लगवा रहे हैं उसे वैक्सीन पासपोर्ट में मान्यता नहीं दी जा रही। ये तो सीधे सीधे नाइंसाफी है और इसका विरोध होना ही चाहिए। भारत ने यही किया और बिल्कुल सही किया। आज तक ब्यूरो।